अगर आपका पड़ोसी आपके साथ हमेशा घात करे, छल करे, कपट करे और हमले करे तो आप क्या करेंगे? यही सवाल इस वक्त 125 करोड़ लोगों के देश जो भारत के सामने खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना चाल, चरित्र और चेहरा दिखा दिया है। कल रात से ही उसने सीज फायर तोड़ते हुए सरहद पर जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। ये गोले भारतीय फौज की चौकियों पर गिरे और भारतीय गांवों पर गिरे। दूसरी ओर पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त का सरेआम अपमान किया गया। फिर भी खबर यह आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान जा सकते हैं। पीएम मोदी ने कल ही चीन में G20 देशों के सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा था, तो फिर हर बार पीठ में छुरा घोंपने वाले पाकिस्तान से बात की तैयारी क्यों? आतंकवाद का रहनुमा पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। इसका सबूत है LOC पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी की ताजा तस्वीरें। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये नापाक हरकतें कब तक बर्दाश्त करेगा भारत? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तानी फौज सीज फायर का उल्लंघन कर भारत की ओर दनादन गोले दाग रही है, दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पाकिस्तान जा सकते हैं। ये जानकारी पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले ने कराची में दी। गौतम बंबावले ने एक सवाल के जवाब में कहा, मैं भविष्य के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक आज का सवाल है तो पीएम मोदी नवंबर में होने वाले सार्क सम्मेलन के लिए इस्लामाबाद आना चाहते हैं। तो क्या कभी गरम कभी नरम नीति अपनाने वाली मोदी सरकार फिर पाकिस्तान नीति में बदलाव कर रही है? वो भी तब जब पाकिस्तान की हरकतें बेरोक-टोक जारी हैं। गौतम बंबावले के बयान के कुछ ही देर बाद खबर आई कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त का अपमान किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त का कार्यक्रम सिर्फ आधे घंटे पहले अचानक ही रद्द कर दिया, वो भी कारण बताए बिना। गौतम बंबावले कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में कारोबारियों को संबोधित करने वाले थे, लेकिन सिर्फ 30 मिनट पहले ही कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। तो क्या पाकिस्तान का ये आक्रामक रुख इसलिए है क्योंकि भारत की पाकिस्तान नीति स्थिर नहीं रहती? हाल ही में चीन में G20 सम्मेलन के दौरान आतंकवाद पर बेहद कड़ा रुख दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दक्षिण एशिया में एकमात्र देश है जो हमारे क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जाहिर तौर पर उनका इशारा पाकिस्तान की ओर था। प्रधानमंत्री ने ऐसे देशों को अलग थलग करने और पाबंदी लगाने की जरूरत भी जताई। Prime Minister then spoke about the challenge of terrorism. He said that terrorism is the biggest threat and danger to the world and knows no boundaries. और अब खबर है कि नवंबर में एक बार फिर प्रधानमंत्री पाकिस्तान जा सकते हैं। इससे पहले पीएम मोदी 25 दिसंबर को अचानक नवाज शरीफ की बेटी की शादी के मौके पर पाकिस्तान पहुंच गए थे और उसके कुछ ही दिन बाद पठानकोट हमला हुआ और दोनों देशों के बीच बातचीत की गाड़ी रुक गई। हालात अब भी बिगड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ के शाहपुर सेक्टर में सोमवार रात से ही पाकिस्तानी फौज मोर्टार और गोले बरसा रही है। भारतीय फौज की 8 पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग चल रही है। हालांकि हमने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन हमारे दर्जनों गाँव में दहशत का माहौल है। हम डरे हुए नहीं, और क्या, हम डरे हुए, बहुत डरे हुए। लोग काफी डरे हुए हैं, घरों के अंदर हम बिल्कुल बंद हैं, बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मिडनाइट से जो है पाकिस्तान आर्मी ने अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन किया है पुंछ सेक्टर में, और इन्होंने मोर्टार के गोले भी दागे हैं और भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। सवाल एक, जैसा मुंह तोड़ जवाब भारतीय फौज दहशतगर्दों की साथी बनी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ दे रही है, सियासत में भी हम पाकिस्तान को वैसा ही मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? करीब 2 महीने पहले हिजबुल आतंकी के मारे जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर का माहौल गरमाया हुआ है। इसके पीछे भी पड़ोसी मुल्क में बैठे आतंक के आकाओं का ही हाथ है। वही आतंकी जो पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं और नवाज शरीफ सरकार की नाक के नीचे जो मर्जी वो करते हैं। इसके गवाह खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह बने जब वो पिछले महीने इस्लामाबाद दौरे पर थे। पाकिस्तान मेहमानों से कैसा बर्ताव करता है, पिछले दिनों ये तब देखने को मिला जब राजनाथ सिंह सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने इस्लामाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर सम्मेलन स्थल तक कई आतंकवादी संगठनों ने राजनाथ का विरोध किया। खास बात ये थी कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी गुटों ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि वो भारत के गृह मंत्री का विरोध करेंगे। इसके बावजूद पाकिस्तानी सरकार ने उन पर सख्ती नहीं की।
न ही उन्हें रोकने की गंभीर कोशिश की गई। उल्टे पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार खान का रुख बहुत ठंडा दिखा। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के साथ भी रूखा बर्ताव किया। यही वजह थी कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह बिना लंच किए ही वापस लौट आए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। वहाँ के गृह मंत्री जी ने उन्होंने सबको लंच पर आमंत्रित किया, लेकिन लंच पर आमंत्रित करने के बाद वो तुरंत गाड़ी पर बैठे और चले गए। तो मुझे भी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, देश की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करना था वो मैंने भी किया। देश के गृह मंत्री के साथ हुए सलूक के बाद भारत ने सख्त रुख अपना लिया। वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ तो भारत की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली नहीं गए। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए उसे नर्क के बराबर बताया। एक के बाद एक मंत्रियों के पाकिस्तान पर हमला बोलने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि प्रधानमंत्री नवंबर में इस्लामाबाद जा सकते हैं। साथ ही इधर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने वाले तत्वों से कड़ाई से निपटने पर भी विचार कर रही है। जम्मू कश्मीर की आजादी के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देने वाले अलगाववादियों की सुविधाएं अब बंद हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक अलगाववादियों को मिलने वाली हवाई टिकट, कश्मीर से बाहर जाने पर होटल और गाड़ियां जैसी सुविधाएं वापस ली जा सकती हैं। मंगलवार को दिन भर जारी बैठकों के बाद सरकार बुधवार सुबह होने वाली सर्वदलीय बैठक में अपना पक्ष स्पष्ट करेगी। खबर है कि अलगाववादियों के विदेशी जो दौरे हैं उन पर रोक लगाने के लिए सरकार उनके पासपोर्ट भी ले सकती है। वो करते हैं भारत के पैसों पर मौज, लेकिन बोलते हैं पाकिस्तान की बोली। जंजीर कटेगी, हम जरूर आजाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह भारत के फौजी कब्जे से। वो सुविधाएं लेते हैं हिंदुस्तानी, लेकिन बोली है उनकी पाकिस्तानी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा है। लेकिन अब और नहीं, भारत के पैसों पर भारत को ही गाली देने वालों की खैर नहीं। कश्मीर के अलगाववादियों की मुफ्त सुविधाएं अब जल्द ही बंद हो सकती हैं। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान की खुलकर वकालत करने वाले अलगाववादियों को केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकारों की तरफ से मुफ्तखोरी करवाई जा रही है। इनकी सुरक्षा में सुरक्षा बल के जवान खपते हैं। इनकी हवाई यात्रा का बिल भी अक्सर भरा जाता है। इसके अलावा अक्सर होटलों का बिल भी सरकारी खाते में ही चढ़ता है। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला या कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी, सभी के कार्यकाल में कश्मीर के अलगाववादी भरपूर सुविधाओं का मजा लेते रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार राज्य सरकार की एक रिपोर्ट का हवाला दे रहा है। उसके मुताबिक 2010 से ही अलगाववादियों के होटल बिल पर सरकार हर साल 4 करोड़ रुपए खर्च करती है। पिछले 5 सालों में 21 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को ही बुरा भला कहने वाले अलगाववादियों को उनके अपने घरों में रखने के बजाय होटलों में सरकारी खर्च पर मेहमान बनाकर क्यों रखा जाता है। राज्य सरकार इन्हें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यानी राजनीतिक कार्यकर्ता का दर्जा देती है। कहती है कि उनके लिए अकेले घाटी में ही 500 होटल के कमरे रखे जाते हैं। दलील ये कि उनकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। कश्मीर के अलगाववादियों पर हो रहे सरकारी खर्चों की लिस्ट अंतहीन है। अखबार की रिपोर्ट उनकी हकीकत उधेड़ कर रख देती है। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों के डीजल के नाम पर करोड़ों रुपए फूके गए। कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये अलगाववादी घूमने के इतने शौकीन हैं कि हर साल औसतन 5.2 करोड़ रुपए का डीजल फूंक देते हैं। 2010 से 26.43 करोड़ सरकारी रकम इसी ईंधन में बह चुकी है। राज्य सरकार की रिपोर्ट बताती है कि अलगाववादियों पर सालाना 100 करोड़ रुपए तक खर्च हो रहा है। इसमें उनकी सुरक्षा पर केंद्र सरकार की रकम भी शामिल है। बता दें कि अलगाववादियों पर हो रहे खर्च का ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार ही उठाती रही है। 90% हिस्सा केंद्र सरकार तो जम्मू कश्मीर सरकार सिर्फ 10% खर्चा ही उठाती है। राज्य सरकार के मुताबिक पिछले 5 साल में 309 करोड़ रुपए तो सिर्फ अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा में लगे जवानों पर खर्च किए गए। साल 2010 से 2016 तक 150 करोड़ रुपए पीएसओ यानी उनके निजी सुरक्षा गार्ड के वेतन पर खर्च हुए। 5 साल में इन पर 506 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जो कि जम्मू कश्मीर के स्टेट बजट से भी ज्यादा है। हम आपको बता दें, सूबे का बजट 484.42 करोड़ है। Hurriyat leaders are completely anti-national. They should be put in jail under the
National Security Act. There was no need to talk to them. They don't represent anybody in Kashmir. लेकिन अब बुधवार को सर्वदलीय बैठक में सहमति बनने के बाद केंद्र सरकार अलगाववादी नेताओं के सरकारी खर्चे पर मौज रोक सकती है। समझा जा रहा है कि ये कदम तब उठाया गया जब अलगाववादी नेताओं ने अपने द्वार तक आए सांसदों से मिलने से इनकार कर दिया। इससे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह खासे खफा हैं। तो क्या अब जलते कश्मीर में इन अलगाववादियों का सरकारी हनीमून पैकेज खत्म करने का वक्त आ गया है? और अब बात करेंगे प्रीति राठी तेजाब कांड की, जिसमें अंकुर पवार को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उसे कल सजा सुनाई जाएगी। 2013 में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रीति पर तेजाब फेंका गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मैं तो चाहूंगा कि उसको फांसी की सजा मिले, तो उसने कर्म ही ऐसा किया है। उसने एक निर्दोष बच्ची को धमका के मारा है। ये है प्रीति राठी के पिता अमर सिंह राठी, जो अपनी बेटी के हत्यारे के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं। मुंबई की विशेष अदालत ने प्रीति पर तेजाब फेंकने के आरोपी अंकुर लाल पंवर को दोषी करार दिया है। अदालत ने अंकुर को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या और धारा 326 बी यानी तेजाब से हमला करने के तहत दोषी पाया है। इस फैसले के बाद प्रीति के पिता ने राहत की सांस ली और उनका कहना है कि जिस तरह से उनकी बेटी तड़प तड़प कर मरी है, उसी तरह से दोषी अंकुर भी मरे। डरना से कुछ समझना, जब वो बच्ची चिल्ला रही थी हमारे भी, क्यों एसिड इतना स्ट्रॉन्ग था कि पड़ते ही मेरे तो उसके तो मुंह पर पूरे पे गिरा। मेरे को एक दो छींक लगे, उसी से मेरे को एकदम से हुआ यार ये हुआ क्या। तो बहुत ही डरना, और बच्ची मेरी तड़प के मरी है। 3 साल पहले दिल्ली की रहने वाली 23 साल की प्रीति की दर्दनाक मौत ने हर किसी को हिला दिया था। 2 मई 2013 को सुबह करीब 9 बजे जब प्रीति अपने पिता के साथ बांद्रा स्टेशन पर उतरी ही थी, तो अचानक उसके पीछे से अंकुर ने उस पर तेजाब फेंक दिया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रीति ने एक तरफा प्यार करने वाले अंकुर से शादी करने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही वो प्रीति की तरक्की से भी जल रहा था। प्रीति को नेवी के अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई थी और वो नौकरी ज्वाइन करने के लिए अपने पिता के साथ मुंबई पहुंची थी। लेकिन अंकुर ने दिल्ली से ही प्रीति का पीछा किया और बांद्रा स्टेशन पर उतरते ही उस पर 2 लीटर तेजाब उड़ेल दिया। इस घटना के 1 महीने बाद प्रीति ने दम तोड़ दिया। उसमें कोई भी क्लू नहीं था। क्राइम ब्रांच ने पूरे 1 महीने लगातार दिल्ली में, हरियाणा में और गुजरात में, काफी 2-3 स्टेट में कंटिन्यूसली वर्कआउट करके एक केस को डिटेक्ट किया है। वहीं बचाव पक्ष ने इस फैसले को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती की बात कही है। कोर्ट को लगा कि शायद वो दोषी है, तो हम अपील करेंगे हाई कोर्ट को। वी रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट, बट वी विल अपील इन द हाई कोर्ट। इस मामले में अब बुधवार को सजा पर बहस होनी है, जिसके बाद ये तय होगा कि प्रीति के कातिल को फांसी मिलती है या फिर उम्र कैद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देवरिया से किसानों के साथ खाट सभा की शुरुआत की। चाय पानी करते हुए बात की। अगले 1 महीने में 2500 किलोमीटर की यात्रा कर राहुल उत्तर प्रदेश में पार्टी के काया पलट के अभियान को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन देवरिया में हुई सभा का अंजाम अजीबोगरीब हो गया। सभा खत्म हुई और खाट की लूट मच गई। विरोधियों का यह कहना है कि जनता वोट नहीं देगी, ऐसे ही पार्टी की खाट खड़ी कर देगी। कहाँ ले जा रहे हैं खाट? घर 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 क्या हुआ? ये तो खाट सभा के लिए खाट आई थी। बैठने के लिए सभा खत्म, खाट खत्म। आप टूटी खाट क्यों ले जा रहे हैं? बहुत अच्छी खाट है अंदर पड़ी हुई। घर को ले जा रहे हैं सोने के लिए, घर पर। आपको कुछ बैठने वाली चीज लिए? बैठने वाले लिए है। तो ये सारी चारपाई लोग लेके जा रहे हैं? सब बैठेंगे, सोएंगे। कहाँ ले जा रहे हो खाट? घर पर। क्यों? क्यों? खटिया नहीं है, खटिया बिछाने के लिए तो मिलेगा। घर काहे? अरे मम्मी बहुत परेशान है खाट के लिए। हाँ। देवरिया में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की खाट सभा में किसी के हिस्से टूटी खाट आई तो किसी के पूरी।
जनता राहुल का भाषण और खाट लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी और इसी के साथ राहुल के यूपी यात्रा की शुरुआत हो गई। 2500 किलोमीटर की यात्रा में राहुल जगह जगह ऐसी ही खटिया सभा करेंगे। इस यात्रा के दौरान राहुल मंदिर भी गए। दुग्धेश्वर मंदिर में उन्होंने पूजा की, फिर किसानों के भी घर गए। कांग्रेस किसानों से एक फॉर्म भरवा रही है जिसमें उनकी समस्याओं को पूछा गया है। इसके बाद जगह जगह राहुल गांधी ने मोदी सरकार की किसान नीति को लेकर उनकी मजम्मत भी की। तो हिंदुस्तान की सरकार के पास खूब पैसा है, वो आपके हाथ आए, किसान के हाथ आए और सिर्फ चुने हुए मोदी जी के उद्योगपति दोस्तों के हाथ में ना जाए। क्या किसान का कर्जा माफ होना चाहिए या नहीं? बिजली का बिल जो किसान को लगता है वो आधा होना चाहिए या नहीं? राहुल गांधी तकरीबन महीने भर तक 39 जिलों की यात्रा करेंगे, यानी यूपी की 403 विधानसभाओं में से 233 विधानसभाओं में उनकी यात्रा होगी। 21 जिलों में उनकी खाट सभाओं का इंतजाम किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या उनकी सभाएं यूपी में किसानों, दलितों, गरीबों को कांग्रेस से जोड़ेगी? कहाँ मंच बनवा देंगे, मंच ऊपर नीचे हो जाएगा या कहाँ खाट पर बैठ जाएंगे, और लगातार हफ्तों उत्तर प्रदेश में राहुल जी की ये नौटंकी चलती रहेगी। जनता में ये जो खाट यात्रा कर रहे हैं, जनता ने तो उनकी खाट वैसे ही खड़ी कर रखी है, तो खाट यात्रा करने की जगह वो समझे कि उनकी खाट क्यों खड़ी हुई है। कांग्रेस भले ही उत्तर प्रदेश में आक्रामक चुनावी रणनीति अपना रही है, लेकिन सालों से दरक चुकी सियासी जमीन क्या इतनी आसानी से वो वापस हासिल कर लेगी? सवाल ये भी है। अपना जो वोट बैंक है जिसको पार्टी की तरफ बुलाना चाहते हैं, उनको अपने अंदाज में एडजस्ट कर रहे हैं। कभी बाहें चढ़ाते हैं, कभी तेज आवाज में बोलते हैं। कोशिश ये है कि 2007 और 12 की जो नाकामी है उससे पीछा छुड़ाएं और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएं। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, कुशीनगर, IBN से। और इधर खुद को औरों से अलग बताकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के सामने आज का दिन नैतिकता और वित्तीय नैतिकता के संकट के साथ आ खड़ा हुआ। एक तरफ दिल्ली में उपराज्यपाल ने जांच पड़ताल के लिए मंत्रियों की विदेश यात्राओं का पूरा ब्यौरा मंगवा लिया, तो दूसरी तरफ पंजाब के बागी धड़े ने ऑडियो CD जारी कर आम आदमी पार्टी में यौन शोषण का मुद्दा उछाल दिया। आरोप पार्टी नेता विजय चौहान पर लगा, तो ऑडियो में पार्टी के स्थानीय नेता मामला रफा दफा करने का दबाव डालते सुने गए। आपको बता दें कि IBN 7 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। जहाँ पे आके लिख के देखो कि अभी किसी को लिख के तो नहीं कर तो अभी तो डिजाइन देना अभी बदनामी नहीं करानी। गरमीत को बताया मैं वो छुट्टियां मारदियां गरमीत कि तो मैनू इन्होंने इस तरह छेड़ दी मेरी बदनामी पार्टी करवाने करा दी कि मैनू ये त्योहार पाना सी। अभी ना रहोगे इतना ना रहोगे तो देखो नहीं पता थोड़ी खत्म हो गया। अभी तो तुम जाओ अच्छे ठीक है शादी करा बदनामी करो इस तरह तो बंदे जिससे बस मेरी गल सुनो जेड़ा भी मती भैन तुम समझ के चलो ये गल नू। आपने अभी अभी जो बातचीत सुनी वो पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता रजवंत सिंह और एक मेड के बीच हुई बातचीत का हिस्सा है। इस ऑडियो क्लिप को पंजाब में आम आदमी पार्टी के बागी गुट ने जारी किया। बागियों का आरोप है कि पार्टी के आला नेता अपनी मेड का यौन शोषण करने वाले नेता विजय चौहान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विजय चौहान को बचाने के लिए ही सुनाम और बरनाला से हटाकर पटियाला का ऑब्जर्वर बना दिया गया। पूरा प्रेशर है उनके पास ना बोलने की कि किसी बात सामने मत लाओ। वो पेमेंट उनके पास जा चुकी है, वो अभी इस केस को रफा दफा कर चुके हैं। आरोप ये भी है कि मेड को 1 लाख रुपए देकर पुलिस और मीडिया के सामने चुप रहने की हिदायत दी गई थी। IBN 7 ने फोन पर मेड से बात करने की कोशिश की तो उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि पंजाब प्रभारी संजय सिंह का दावा है कि मेड के यौन शोषण और ऑडियो क्लिप के बारे में पार्टी को कोई शिकायत नहीं मिली, न ऐसे मामले की जानकारी है। हालांकि सबूत आने पर जांच और कार्रवाई का भरोसा वो जरूर दे रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की सीरियस कोई भी एलिगेशन आता है तो पार्टी सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। किसी को अपने मंत्री को नहीं बख्शा हमने।
पंजाब चुनाव में टिकट के बदले शारीरिक रिश्तों की मांग के आरोप पार्टी के दिल्ली के विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत भी लगा चुके हैं। पंजाब से हटाए गए संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने भी ऐसे आरोप लगाए हैं। दिल्ली के संदीप कुमार सेक्स सीडी के मामले में पहले ही नैतिकता के सवालों से जूझ रही पार्टी के वित्तीय चाल चलन को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों के विदेश यात्राओं के खर्च का हिसाब मांगकर पार्टी को बेचैन कर दिया है। नजीब जंग ने विदेश और देश में हुए दौरों का खर्च, दौरों की समय सीमा, दौरे का मकसद और मंत्रियों के स्टाफ से जुड़ी तमाम जानकारियां मांगी है। एलजी की इस मांग के बाद पार्टी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आरोप के इस चक्रव्यूह के बीच सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर करीब 35 से 40 लाख खर्च हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 बार, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन 4 बार और गोपाल राय 1 बार विदेश दौरे पर जा चुके हैं। चाहे जुबानी जंग हो या फिर एक दूसरे के कामकाज का हिसाब मांगना, ना एलजी चुप रहते हैं और ना ही आम आदमी पार्टी किसी का भी जवाब देने से हिचकती है। अब इन दोनों शासन प्रशासन की लड़ाई कब बंद होगी, ये देखना बाकी है। कैमरामैन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, IBN 7, दिल्ली।